नमस्कार, मैं योगिता राणे यो रा। आज की कहानी का शीर्षक है बच्चे, लेखक प्रियवन। तो शुरुआत करते हैं कहानी को। नीम की फुनगी हिली, उस पर बैठा कौवा चीख कर उड़ा तो जून की तपती दोपहर का सन्नाटा एकदम से कांप गया। सड़कें बिल्कुल खाली और शांत थी। जहां कहीं किसी पेड़ की छाह थी, वहां नाली के पास कुत्ते जीभ निकाले हाफ रहे थे। कानों पर कपड़ा लपटे इक्का दुक्का लोग भी निकल जाते। वे दोनों बहुत देर से एक चबूतरे पर बैठे आकाश ताक रहे थे। आज भी कोई मुकाबला नहीं है, दीबू बोला। उसकी आंखें ऊपर जमी थी। नंगे नीले आसमान को देखकर मतई ने आंखें झुका ली। गर्मी से दोनों के चेहरे गीले और लाल हो रहे थे। नूरे की दुकान कब खुलेगी? दीबू ने पूछा। 5 बजे। तब तक क्या करे? चलो वहीं चलते हैं। मतई चबूतरे से कूदकर खड़ा हो गया। शायद वह दुकान जल्दी ही खोल दे, नहीं तो कहीं बैठकर उसका और लैला का किस्सा सुनेंगे। दीबू भी उठ गया। हाथ से कपड़े झाड़े उन्होंने और एक नाली के किनारे किनारे छाह की पतली सी पंगडंडी पर दोनों चल दिए। दोनों दोस्त थे, कच्ची और कम उम्र के। छुट्टियों के दिन थे। दोनों सुबह से ही बिल्कुल खाली साथ साथ घूम रहे थे। मांझे की बेचैनी में दोनों घर से 1 घंटा पहले निकल आए थे। पतली सी छाह में दोनों का साथ चलना मुश्किल था। कभी दीपू धूप में आ जाता तो कभी मतई। छाह में रहने की कोशिश में दोनों के कंधे लड़ रहे थे। चप्पल के बाहर निकली उसकी एड़ी की खाल भी कभी नंगी जमीन छू जाती थी तो वह उछल पड़ता। दीबू ने उल्टी हथेली से माथे का पसीना पोंछा। नूरे का मांझा सचमुच कोई नहीं काट सकता। पहले रोज कितनी पतंगे कटती थी हमारी, पर नूरे का मांझा लगाने के बाद कल 6 पेच काटे हमने। इतनी देर में पसीने से भीगकर उसकी खाल कांपने लगी थी। दुबला पतला सुंदर चेहरे वाला लड़का था वो। लड़कियों की सी कोमलता थी उनकी आंखों में, मन में। लेकिन नूरे मांझा खुद कहाँ बनाता है? यह मांझा तो लैला बनाती है। मतई मजबूत काठी का लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक विश्वास जमा रहता था, सब कुछ जानने का विश्वास। वह बोलता भी इसी तरह से था। फिर दीबू ने पूछा, नूरे तो अब बेचता है बस। मतई बोला। तुमने लैला को देखा कभी? नहीं। क्यों? क्या लैला सचमुच बहुत सुंदर थी? हाँ, जब देखा नहीं तो तुम्हें कैसे पता? सब कुछ देखने से ही नहीं पता चलता है। उसकी गली में रोटी बनाने वाला एक बूढ़ा मेरे घर के पास रहता है। उसने सब देखा है। उन दोनों की हर बात उसे याद है। उसी ने बताया है सब। फिर जितने बूढ़े होंगे सबको लैला याद होगी। और क्या, उन दिनों शहर में सब जानते थे लैला को। क्यों? लैला थी ही इतनी सुंदर और जवान। उसकी जवानी के लिए तो एक कविता भी पूरे शहर में मशहूर थी। कौन सी कविता? लैला तेरी चूची कमला टॉवर से ऊंची। कमला टॉवर ही क्यों? उन दिनों शहर की सबसे ऊंची इमारत वही थी। यह कविता भी बूढ़े ने सुनाई। पर अब तो लैला भी बूढ़ी हो गई। और क्या, नूरे की तरह ही होगी। तुमको मालूम है नूरे ने मांझा बनाना क्यों छोड़ दिया? नहीं। लैला क्यों मांझा बनाती है नूरे के लिए? नहीं, कुछ नहीं मालूम। दोनों में प्यार कैसे हुआ? अरे नहीं मालूम। मतई ने दीबू को देखा। मतई के चेहरे पर इन सारे रहस्यों को जानने का गर्व था और दीबू को बताने की उत्सुकता भी थी। सुनोगे? 2 दिन पहले ही मतई नूरे का पत्ता लाया था। उन्होंने तभी पहली बार पतंग का मांझा उससे खरीदा था।
इन 2 दिनों में उन लोगों ने जिसकी पतंग को भी छुआ वो वहीं से मोम की तरह गल गई थी। इन्हीं 2 दिनों में मतई ने उसी पड़ोसी बूढ़े से नूरे का किस्सा भी सुना था। मतई ने दीबू के कंधे पर हाथ रखा और सुनाने लगा। नूरे अपने समय का सबसे बड़ा पतंगबाज था। शाम को जब वह पतंग लेकर छत पर आता तो लोग अपनी अपनी पतंगे नीचे कर लेते थे। नूरे तब अपना मांझा खुद बनाता था। एक दिन जब नूरे पतंग उड़ा रहा था तब 2 घर दूर से एक दूसरी पतंग उड़ी जो कुछ देर में ही नूरे की पतंग के बराबर आ गई। नूरे ने सिर घुमाकर देखा तो पतंग ने गोता मारा और जब तक नूरे कुछ समझता वह नूरे को हत्थे से ले गई। आसपास की छतों में शोर मच गया। उस शाम उस लड़की ने नूरे की 4 पतंगे उड़ा दी। पूरे मोहल्ले में उस रात एक ही बात थी, कौन है वह, कौन है, कहाँ से आई है। लोगों ने पता लगाया कि बूढ़ी खाला के यहाँ एक नई लड़की आई है और खाला ने उसे नाम दिया है लैला। लोग कहते हैं कि नूरे उस दिन इसलिए कट गया क्योंकि लैला को देखने के बाद उसके हाथ ही नहीं चले थे, इतनी सुंदर थी वो। यह सब बूढ़े ने बताया? दीबू ने टूका। हाँ, मतई फिर सुनाने लगा। खैर, अगले दिन मोहल्ले के पतंग उड़ाने वाले 2 हिस्सों में बट गए। लैला और नूरे के बीच 13 पतंगों के बदे तय हो गए। यह भी तय हुआ कि जो हारेगा वह उस दिन से पतंग उड़ाना छोड़कर दूसरे को पतंग के लिए मांझा बनाया करेगा। मतई चुप हो गया। गला सूख कर चिपक गया था उसका। किनारे पर लगे एक नल पर रुका, पानी पिया उसने। तुम भी पी लो, लू में खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हम लैला को देख नहीं सकते? दीबू ने नल पर झुकते हुए पूछा। कैसे देख पाएंगे? मुसलमान है ना, पर्दे में रहती है। ओ, दीबू सीधा हो गया। फिर मतई ने मुंह पोंछा और आगे सुनाने लगा। फिर वह दिन भी आ गया। उस दिन शाम से शहर की सारी दुकानें बंद हो गई थी। आसपास की सारी छतों पर लोग बैठे थे। दूर दूर से भी लोग आए थे। नूरे ने बड़ी मेहनत से अपना मांझा खुद बनाया था। लैला के मांझे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। समय पर नूरे आया। उसने अपनी बड़ी सी पतंग तान दी। लैला भी आई और पतंग बढ़ाकर नूरे के पास पहुंच गई। देखने वाले सांस रोके चुपचाप पतंग देख रहे थे। अचानक लैला की पतंग ने गोता मारा और नीचे से नूरे के हाथ तक भागती चली गई। रुकी और फिर सीधे नाचने लगी। लैला की पतंग भक से उड़ गई। शोर मच गया। देखने वाले हैरान हो गए। कैसा गलत पेच। फिर पेच चलते रहे। देखने वाले सन की यह क्या हो रहा है। जहां ढील देनी चाहिए वहां लैला खींच रही थी और जहां खींचना चाहिए वहां ढील दे रही थी। एक के बाद एक लैला की 13 पतंगे कटती चली गई। लोग समझ गए कि लैला जानबूझकर नूरे से हार रही है। खैर, लैला ने ऐसा क्यों किया यह आज तक किसी को मालूम नहीं, पर नूरे ने उस दिन से पतंग उड़ाना छोड़ दिया और लैला की ड्योढ़ी पकड़ ली। लैला जब तक नाचती गाती रही, नूरे वही बैठा रहा। उसके आशिकों के लिए नीचे से रोटी, शराब वगैरह लाता। बाद में लैला जब बड़ी उम्र की हुई तो उसने नाचना गाना छोड़ दिया। उसकी कद्र खत्म हो गई। तब से नूरे पतंग का मांझा बेचने लगा। लैला उसके लिए मांझा बनाने लगी। जो मांझा हम खरीदते हैं वह लैला का बनाया हुआ मांझा है, इसलिए उसे कोई नहीं काट सकता। तो लैला आज तक अपनी हारी शर्त पूरी कर रही है। हाँ, एक लंबी सांस लेकर मतई चुप हो गया। धूप कुछ हल्की हो गई थी। सड़कों पर लोग निकलने लगे थे। फुटपाथों पर ठेले वालों की दुकानें लगने शुरू हो गई थी। अपनी अपनी जगह के आगे सब पानी छिड़क रहे थे। सड़क अचानक जीवित और व्यस्त हो गई थी। दीबू चुपचाप चलता हुआ लैला के बारे में सोच रहा था। उसके गीली मिट्टी ऐसे कच्चे मन पर लैला का पौधा खिल गया था।
कितनी सुंदर होगी लैला, क्यों हार गई वो नूरे से? कितना गहरा प्यार है दोनों में। काश एक बार देख पाता वो लैला को। दीबू के अंदर कुछ उबल रहा था। वो कभी प्यार करेगा तो ऐसा ही। लैला ऐसी ही लड़की से। रोटी वाली गली शुरू हो गई जहां नूरे की दुकान थी। घुसते ही दोनों ओर छोटे छोटे होटल थे जहां नंगे बदन लोग रुमाले ऐसी पतली रोटियां तैयार कर रहे थे। ऊपर तार से मुर्गे लटक रहे थे। भट्टियों पर आग तैयार हो रही थी। दोनों ओर के टूटे फूटे पुराने मकानों के दरवाजे पर या कहीं सच्चों पर लड़कियां खड़ी थी, रंगी पूती, पान चबाती, कोई सिगरेट फूकती। किसी दरवाजे पर टाट के पर्दे लटक रहे थे। इन पर्दों के पीछे कपड़ों की सरसराहट या खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती। छोटे बच्चे गली में नंग धंगड़ घूम रहे थे। कहीं खाट बिछाए लोग शतरंज खेल रहे थे या ताश पीट रहे थे। दीबू मतई का हाथ पकड़े चल रहा था, सर झुकाए, चोर नजरों से देखता हुआ। इस गली में घुसते हुए हर बार उसका गला सूख जाता था। पहले दिन ही मतई ने उसे सावधान कर दिया था, कोई भी तुमको पकड़कर अंदर खींच सकती है। तुम्हारे ऐसे सुंदर लड़कों पर सारी लड़कियां मरती है। क्या अभी भी नाच गाना होता है यहाँ? दीबू ने फुसफुसा कर पूछा। नहीं, अब तो गंदे काम होते हैं बस। पर लैला ने ऐसा नहीं किया होगा। कभी नहीं, वह तो नाचती थी सिर्फ। यह भी उसी बूढ़े ने बताया। हाँ, पर यह कैसे उसे मालूम? फिर वही बात, सब देखने से मालूम नहीं होता। दुकान आ गई। छोटे से चबूतरे पर नूरे सामान लगा रहा था। पतंगे, सद्दी, मांझा, चरखिया। उसकी कमर झुक गई थी। खाल हड्डियों से लटक कर गिरने वाली थी। आंखों से कम दिखता था उसे। दुकान पर आकर दीबू ने 2 रुपए दिए। नूरे उंगलियों पर मांझा लपेटने लगा। उसके पीछे छोटे से कमरे के बाहर एक काला पर्दा लटक रहा था। वहां से पर्दा हिलता तो अंदर कमरे की कुछ झलक दिख जाती। दीबू ने आंख बचाकर देखा, शायद लैला दिख जाए, पर कुछ नहीं था। बीच बीच में कभी पाँव की खिसकने की, खांसने की या चूड़ियों की आवाज आती तो दीबू कल्पना कर लेता कि लैला ही है और मांझा बना रही है। दीबू ने सर उठाकर देखा। यहाँ किसी छत पर बंधे हुए होंगे। यही किसी छत पर बंधे हुए होंगे। यही किसी घर में लैला नाचती होगी और नूरे बाहर दरवाजे पर बैठता रहता होगा। इसी गली में दिन रात लैला की जवानी की बातें होती होंगी। मांझा लपेटकर नूरे ने दे दिया। लो बच्चों, वाजिद अली शाह के उस्ताद से सीखकर बनाया हुआ मांझा है ये। कभी नहीं कटोगे, पर सिर्फ घसीट कर लड़ना, ढील से नहीं। दीबू का मन हुआ पूछे उसे, फिर लैला क्यों हार गई उस दिन? पर मतई ने हाथ पकड़कर घसीट लिया उसे। गर्मियों की खाली खाली उमस भरी सुबह का लंबा छुट्टी वाला उबाऊ दिन था। दीबू पूरा घर घूमकर आ गया था, पर करने के लिए कुछ भी नहीं था। हर कमरे के चमगादड़ की तरह फड़फड़ाते हुए वह कई चक्कर लगा के आया। माँ रसोई में थी। गेलू काका कपड़े धो रहे थे और पिता फाइलों में उलझे थे। खिड़की पर चुपचाप बैठा वह बाहर लॉन के फूल और चिड़ियों को देख रहा था। तभी मतई हाफता हुआ आया। लैला को देखोगे? उसकी सांस फूल गई थी। चेहरा लाल था, उत्तेजना से और तेज दौड़कर आने की वजह से भी। लैला को? दीबू उछल गया सुनकर। हाँ। कहाँ है? अस्पताल में। वहां भर्ती है वह। सच? बिल्कुल सच। तुम्हें कैसे मालूम? उसी बूढ़े ने बताया। अपनी दवा लेने गया था वह। चलो। दीबू खिड़की से कूदकर उतर गया। दोनों भागते हुए घर के बाहर निकल आए। लैला को देखने की उत्तेजना से दीबू अंदर से फटा जा रहा था। कैसी होगी लैला? कहानी किस्सों की परी जैसी? गेलू काका के अरहर के खेत की राजकुमारी ऐसी? गेलू काका के अरहर के खेत की राजकुमारी ऐसी?
या कस्तूरी बिखेरती सोन चंपे के रंग की मिली जुली। बूढ़ा बता रहा था कि नूरे रात दिन वही पड़ा रहता है। मतई बोल रहा था। डॉक्टर उसको रुकने नहीं दे रहे थे, पर नूरे ने पैर पकड़ लिए उसके, आखिर वक्त में लैला के पास रहने के लिए। लैला भी रोई थी डॉक्टर के आगे। इसको पड़ा रहने दो लैला के पास, वरना लैला से पहले ये मर जाएगा। तब डॉक्टर मान गए। दिबू उदास हो गया सुनकर। उसे लगा रो देगा वो। पेट से उठता हुआ एक गोला गले में फंस गया था। सच, दोनों को कभी अलग न होना पड़े। कैसी होगी लैला? चल तो रहे हैं। वैसे लगता है लैला के लिए नूरे के बाद तुम्हारा ही नंबर है। धत। घर के पीछे ही अस्पताल था। अंदर घुसते ही दवाओं की मिली जुली गंध नथुनों में भर गई। लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में एक छोटा सा बल्ब लगा था। दीवारों के दोनों ओर लोग चादर या बोरिया डाले पड़े थे। कहीं कहीं दीवार से सटक कर कोई खाना भी बना रहा था। उसका धुआं गुच्छे की तरह सकेरे गलियारों की छत पर चिपका था। थूक, पीक और पानी से गलियारा भरा था। एकदम घोटू गंध थी उसके अंदर। उसकी बंद दीवारें किसी जेल के तहखाने की तरह थी, जहां से आकाश का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई दिया था। पीले हल्के बल्ब की रोशनी में आते जाते या स्ट्रेचर पर बीमार दिख रहे थे। बदन से पीप मवाद रिसकता हुआ। कोई छोटा बच्चा पूरी देह में प्लास्टर चढ़ाए हुए। कुत्ते घूम रहे थे जो खाना बनाते लोगों को घूर रहे थे। सफेद कोट लपटे डॉक्टर, खट खट करती एड़ी बजाते नर्स। गलियारा पार करके वह एक बड़े हाल में आए। पलंग लगे थे, करीब 80 पलंग। उन पर बीमार पड़े थे। खांसते पीले चेहरे लिए खाली आंखों से दीवारों को घूरते। किसी के कोई नली लगी थी, किसी का पैर प्लास्टर चढ़ाकर ऊपर टांग दिया गया था। पलंग के चारों ओर बीमार के घर वाले बैठे थे। वैसे ही गन यहां भी थी। दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए दोनों। अस्पताल में कोई रोकेगा तो नहीं? दीबू बोला। नहीं, अस्पताल में कोई भी आ सकता है। लैला कहाँ है? पहले नूरे को देखो। मतई ने आंखें हाल के अंदर घुमाई। थोड़ी दूर पर हल्के अंधेरे में एक पलंग के पास जमीन पर दिखाई दिया नूरे। एक पुरानी सी तहमत बिछाए उस पर लेटा था। उसकी दाढ़ी लार से भीगी थी। वह अचानक बहुत बूढ़ा दिखने लगा था। उसका सर भी कांप रहा था। आओ पास चले। मतई ने दीबू को घसीटा। घसीटता हुआ दीबू मतई के साथ चलने लगा। उसकी सांस भारी हो रही थी। वह क्षण आने वाला था जिसे वह सपनों में सोचता था। पलंग के पास जाकर रुक गए वे। एक शरीर लेटा था। लैला ही थी वह। देखो देखो, मतई दीबू के कान में फुसफुसाया। मतई दीबू के कान में फुसफुसाया। दीबू कुछ कदम और बढ़कर पलंग पर झुक सा गया। अंधेरे में एक बूढ़ी औरत लेटी थी। कमजोर, बीमार, सूखे गाल, सफेद बाल। कमला टावर की ऊंचाई पिचके थैले की तरह लटक रही थी। दीबू देखता रहा। यही है लैला, जिसकी जवानी और खूबसूरती पूरे शहर में मशहूर थी। इसी ने नूरे की 4 पतंगे काटी थी। यही वह मांझा बनाती है जिसे आज तक कोई नहीं काट सका। नूरे इसी के प्यार में सारी जिंदगी इसके दरवाजे पर बैठा रहा और आज भी बैठा है। यही जानबूझकर नूरे से हारी थी। दुकान के पीछे वाले पर्दे में इसी की चूड़िया की आवाज सुनाई देती है। चलो अब, मतई ने
दीबू को कोहनी मारी। दीबू हट गया। दोनों चुपचाप हाल के बाहर निकल आए। देखा? मतई ने पूछा। हाँ, अब तो सुंदर नहीं है, पहले तो थी। क्या नूरे अब भी लैला से उतना ही प्यार करता होगा? देखा नहीं कैसा लेटा था पलंग के पास? लैला बचेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस अस्पताल में कोई नहीं बचता। दवा बेचकर पानी का इंजेक्शन लगाते हैं सब। लैला जरूर मर जाएगी। नूरे क्या करेगा फिर? उसका मांझा कौन बनाएगा? वह भी मर जाएगा। क्यों? दीबू चौंक गया। मतई के कहने के ढंग और चेहरे पर इस बात को लेकर अजीब सा विश्वास था, क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है। देखा नहीं फिल्मों में, किताबों में सच्चा प्यार करने वाले साथ मरते हैं। पर नूरे तो रो तक नहीं रहा था। रोएगा क्या? साथ मरेंगे दोनों और ऊपर जाकर फिर मिल जाएंगे। दीबू का मन हल्का हो गया। कड़ी मिट्टी पर जैसे अचानक फुहार पड़ गई हो। कितना अच्छा होगा अगर नूरे भी साथ मर जाएगा। उसे फिर अलग होने और लैला के मरने का कोई दुख नहीं होगा। जिस तरह नूरे लैला के पलंग के पास लेटा था, उससे लगता था कि वह लैला के बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता। मतई की इस बात से दीबू आश्वस्त हो गया। पर नूरे तो मर जाएगा ना? अचानक दीबू ने पूछा। क्यों? अगर नहीं मरा तो दोनों को बहुत तकलीफ होगी। बेचारे कैसे अलग रहेंगे? मतई की हूं से दीबू फिर से उदास हो गया। वह चाहता कि मतई यह बात पूरे विश्वास के साथ और जोर देकर कहे कि हाँ, नूरे मर जाएगा। लैला को देख लिया था उन्होंने। लौटते हुए दोनों एक ही बात सोच रहे थे, नूरे को जरूर मरना चाहिए, जिससे ऊपर दोनों फिर मिल सके। उजाड़ कब्रिस्तान से लौट रहे थे वे। हल्का अंधेरा होने लगा था। एक पिशाच को वश में करने की पूरी प्रक्रिया मतई ने सीखी थी। दीबू को वही दिखाने के लिए कब्रिस्तान लाया था। चौराहे से बाएं घूमते ही बाजार की चहल पहल शुरू हो गई थी। फुटपाथ पर करामती चीजें बेचने वाले अपनी दुकान समेटने की तैयारी कर रहे थे। थके हारे पस्त लोग तेज कदमों से घरों के ओर लौट रहे थे। आज उन दोनों का मांझा खत्म हो गया था। सिर झुकाए चुपचाप इसी सोच में डूब चल रहे थे कि वे अचानक मतई ने दीबू को कसक कर पकड़ लिया। उसके गले से भी भीची भीची आवाज निकल रही थी। कांप रहा था वो। दीबू, किसी तरह वो फुसफुसाया। दीबू ने सिर उठाकर देखा। सामने कुछ लोग कंधों पर एक लाश लिए जा रहे थे। पीछे पीछे नूरे लिथड़ता हुआ चल रहा था। लैला मर गई, मतई धीरे से बुदबुदाया। नूरे नहीं मरा। दीबू के ओठ कांपे। एक जबरदस्त आघात लगा उन्हें। बुत बने हुए देखते रहे। लाश थोड़ा आगे निकल गई। दोनों की आंखें उसका पीछा कर रही थी। गुमसुम बदवास आंखें एक विश्वास के चटकने का बोझ उठाए कुछ देर तक इसी तरह देखने के बाद मतई फिर फुसफुसाया। चलोगे? उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी ने ढकेल कर शब्दों को ओठों से बाहर फेंका हो। कहाँ? जहां यह जा रहा है। क्यों? लैला को देखेंगे। तुमने देखा है कभी यह सब? नहीं। चलो फिर। दोनों थोड़ी दूर से लाश के पीछे पीछे चल दिए। नूरे नहीं मरा, यह बात दोनों को अंदर तक खुरच रही थी। उन्होंने अपने अंदर यह मासूम यकीन बैठा लिया था कि मरेंगे तो दोनों साथ ही, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। दोनों चाहते थे कि ऊपर जाकर नूरे और लैला फिर से मिल जाए। दोनों के अलग होने की कल्पना ही उनको आतंकित कर रही थी।
अरे अरे, लाश के पीछे चलते चलते अचानक मतई रुक गया। ये कहाँ जा रहे हैं? क्यों? कब्रिस्तान तो बाई तरफ है, यह तो स्मशान घाट का रास्ता है। तो क्या लैला को जलाएंगे ये? मतई के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या लैला हिंदू है? दीपू की आवाज भरा रही थी। और नूरे मुसलमान? मतई ने पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर इसी तरह सन से खड़े देखते रहे थे। फिर धीरे धीरे लाश के पीछे लुढ़कने लगे। घाट शुरू हो रहा था। दोनों ओर कतारों में बैठे भिखारियों के झुंड थे। कूढ़ी, अपंग, बूढ़े, मंदिरों के चबूतरे पर बैठे साधु चिमटा बजाते कीर्तन भजन गा रहे थे। चिमटा बजाते कीर्तन भजन गाते छोटे छोटे मिठाई वाले पीली लाल चूड़ियां, बूंदे, रंग बिरंगी बिंदियां लिए औरतें थी। मुर्दा घाट थोड़ा अलग हटकर था। पहले एक रास्ता बाई ओर जाता था। करीब 1 मील लंबी रेत के बाद थोड़ी धारा थी। लाश लिए लोग रेतिल रास्ते की ओर मुड़ गए थे। दोनों चुपचाप चल रहे थे, तने हुए चेहरे लिए। भिखारी हाथ उठा उठा कर मरने वाले के स्वर्ग जाने की कामना कर रहे थे। एक और लकड़ी का टाल बना था। लाश उसी के पास रख दी गई। चलाने वाले डोम लाश को घेर कर वापस में गाली गलौज करने लगे। कुछ देर में एक बूढ़े शराबी ने लाश अपने कब्जे में कर ली। जो साथ आए थे एक एक लकड़ी उठाकर लाने लगे। डोम चीता तैयार करने लगा। थोड़ा हटकर बालू पर बैठ गए दोनों। अंधेरा बढ़ रहा था। गंगा पार के खेतों से लौटते तोते आसमान से चिक रहे थे। मिल के धुएं से आकाश का एक कोना बिल्कुल काला हो गया था। दूसरे तट पर कुछ नावें खड़ी थी। पास ही 2-3 चिताएं और थी। कुछ चल रही थी, कुछ बुझ गई थी। गोल बनाए हुए लोग उनके पास बैठे थे। चिता तैयार कर सबने लैला को उठाकर गंगा में एक डुबकी लगवाई और फिर चिता पर रख दिया। उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी गई। घी छिड़ककर लैला को लकड़ियों से पूरी तरह दबा दिया गया। दीबू के मुंह से सिसकारी निकल गई। इस तरह लैला को दबाए जाते देखकर दीबू के मुंह से सिसकारी निकल गई। इस तरह लैला को दबाए जाते देखकर नूरे चुपचाप एक और बैठा चिता को घूर रहा था, अपलक पत्थर सा। लोगों ने पकड़कर उसे उठाया और जलती हुई लकड़ी थमा दी। नूरे ने चीता को लकड़ी छुआ दी। घूम घूम कर वह चीता में आग लगाने लगा। थोड़ी ही देर में चीता जलने लगी। चट चट की आवाज के साथ चिंगारियां उड़ रही थी। आग लगाकर नूरे वही पास में फिर उसी तरह बैठ गया। अब वह चीता को नहीं बल्कि ऊपर देख रहा था। लैला धीरे धीरे धुएं की शक्ल में उठती हुई खत्म हो रही थी। नूरे के ओठ धीरे धीरे कांप रहे थे। कुछ बुदबुदा रहा था वह। आंखें ऊपर टंगी थी। अचानक उसी तरह नूरे एक और लुढ़क गया। नूरे के मरने का शोर मच गया। अचानक दीपू और मतई ने एक साथ लंबी सांस ली। नूरे के मरने से पैदा हुई राहत की सांस। उनके बदन ढीले हो गए। मर गया नूरे भी। कुछ देर बाद बोला दीपू, चलो अब। मतई उठ गया। दीबू भी धीरे धीरे भारी कदमों से लौट रहे थे। दोनों चुप थे।
अपने अपने अंदर दुबके हुए। दोनों के चेहरों का खून निचुड़ गया था, दिमाग के चाले शक्ल पर आ गए थे। अब क्या होगा? धीरे से दीपो ने सन्नाटा तोड़ा। अंधेरा पूरी तरह उतर आया था। दूर चमकती आग की लपटें भयावह लग रही थी। नूरे को जलाएंगे क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, वह तो मुसलमान था, उसे कब्रिस्तान ले जाएंगे। मतई धीरे धीरे बुदबुदाया। फिर क्या? कोई कुछ नहीं बोला। चुपचाप बालू पर पाँव रखते हुए चलते रहे वे। रेत के ऊपर काली चादर तन गई थी। एक भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था, मृत्यु के स्पर्श का। दोनों के चेहरे पर हवाइयां थी। एक आतंक था, अंदर से कुछ दरक जाने का। अचानक रुके दोनों। मुड़कर देखा उन्होंने। अपने उस मरते हुए मासूम विश्वास को बचाने की आखिरी कोशिश में। शायद कुछ हो जाए, पर सब कुछ वैसा ही था। नूरे को घेरे हुए लोग खड़े थे। लैला उसी तरह धुआं बनकर धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। ये थी प्रियवन की कहानी। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है योगिता रानी योरा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रेड कलर का आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए। धन्यवाद।